हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का वेलकम करती हूं। और आप सभी जानते हैं कि इस समय मैं आप लोगों को डेली 2 बजे से हिस्ट्री की क्लास कराती हूं। ठीक है, आज की हिस्ट्री की क्लास का जो टॉपिक होगा आप लोगों का वो होगा आपका महाजनपद काल। पिछली जो क्लासेस गई उसमें हमने धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा की थी और उसी टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के कराए हैं। ठीक है भाई, जो कल की क्लास हुई थी आपकी जिसमें 50 क्वेश्चन कराए थे मैंने, उसमें से आपके एक क्वेश्चन का आंसर मिस हो गया था। वो क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्य थी वो कौन थी, तो उसका नाम चेंदना होगा या चंदना होगा, लेकिन गलती से वहां त्रिशला आंसर बताया गया, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप बाकी सभी चीजें आप सभी को पता है कि बाकी सभी क्लासेस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। 2 बजे से आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है, 3 बजे से आपकी ज्योति मैम की क्लास होती है जो आपको पॉलिटी पढ़ाती हैं, रात 9 बजे से आपकी एसके सर की क्लास होती है जो आप सभी को क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, इजीली द लाइफ स्टडी के नाम से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं वो एक बार बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज सही से आ रही है और बोर्ड सही से दिखाई दे रहा है, ताकि हम पूरी क्लास अपने बिना किसी रुकावट के अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है। आज के टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का महाजनपद काल। महाजनपद काल यानी कि जिस इस समय में, वर्तमान समय में हम जैसे भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं इनकी बात करते हैं, इसी प्रकार पहले भारत में कितने थे, 16 महाजनपद थे। और ये 16 महाजनपद अपने आप में छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे देश माने जाते थे। महाजनपद काल का उल्लेख आपको बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुंतर निकाय में भी मिलेगा और जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी मिलता है। 2 बातें बताई हैं आप लोगों को, दोनों फैक्ट्स आप लोग अच्छे से सुन के चलेंगे। वापस से रिपीट कर दूं मैं एक बार कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसका नाम है अगुंतर निकाय में आपको महाजनपद काल का, और दूसरा ग्रंथ है जैन धर्म का जिसका नाम है भगवती सूत्र। यानी कि इन दोनों ग्रंथों में भी आप लोगों को महाजनपद काल का वर्णन देखने के लिए मिलेगा। 16 महाजनपदों के सबके सब राज्य लिखेंगे, हम सबके सब जनपद महाजनपद के नाम लिखेंगे और उनकी राजधानी की चर्चा करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। अगर वन लाइनर क्वेश्चन या सीधा सीधा क्वेश्चन भी देखें तो 16 महाजनपदों से 16 क्वेश्चन बनते हैं कि उसकी राजधानी कौन सी है। जैसे महाजनपद अंग है, अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी ग्रीव्रज राजगृह वैशाली भी रही कुछ समय तक। और 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद है आपका मगध, क्योंकि मगध पर बहुत महत्वपूर्ण शासकों ने शासन किया है और बहुत महत्वपूर्ण वंश भी रहे हैं वो। 16 के 16 महाजनपदों के बारे में बात करने के बाद हम लोग मगध की थोड़ा स्पेशल से चर्चा करेंगे, क्योंकि मगध से काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं और अलग अलग वंशों की चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, जो 2 स्टार्टिंग में फैक्ट्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जितना आप लोगों को अभी तक मैंने बताया, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम इस चीज को नोट करके चलेंगे, उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को उसको पढ़ने में, क्योंकि हम शासकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल 16 महाजनपद हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी नोट कर लेते हैं। सब जो टोटल क्वेश्चन है या जो टोटल महाजनपद है वो कितनी है, हमारे टोटल महाजनपद 16 है। 16 के नाम लिखेंगे और सभी की राजधानी लिखेंगे, और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है मगध। इन्हीं सभी के बारे में चर्चा की हम लोगों ने, अब इसको नोट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास के जो टॉपिक हैं उन सभी को नोट्स बनाकर अच्छे से चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी भाई। देखिए, कुछ फॉर्मेट मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था आप लोगों के लिए, ताकि हम लोगों को अपनी क्लास को करने में और समझने में और थोड़ा आसानी हो। महाजनपद काल या महाजनपद कितने हैं, टोटल 16 हैं। इधर महाजनपद के नाम है और इधर राजधानी के नाम है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मतलब कि इसी तरीके से
मैं बोलूंगी, आप साथ में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को नोट करने में, ठीक है। देखिए भाई, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह। ग्रीवरज। और तीसरी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। तीसरा आपका काशी है, काशी की राजधानी है आपकी वाराणसी। काशी की राजधानी है वाराणसी। फोर्थ नंबर पर है कौशल, और कौशल की राजधानी है अयोध्या या श्रावस्ती। अयोध्या या श्रावस्ती। लास्ट बचा आपका वज्जी या गणराज्य। वज्जी या गणराज्य की राजधानी है आपकी वैशाली। वज्जी या गणराज्य की राजधानी क्या है हम लोगों की? वैशाली, ठीक है भाई। सभी आप अच्छे से याद कर लेंगे, जिस प्रकार आप वर्तमान में या प्रेजेंट में स्टेट्स एंड उनके कैपिटल्स याद करते हैं, उसी तरीके से आपको ये भी याद रखनी है, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता रहता है, इनसे आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। नोट हो गया हो तो फिर आगे चलेंगे। एक बार जल्दी से बताइए कि नोट हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है मल। मल की राजधानी है कुशीनगर। और कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ऐसे ही वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। छेदी की राजधानी है शक्तिमती नगर। शक्तिमती नगर। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और यह वही इंद्रप्रस्थ है या वही कुरु है जिसको किसने? पांडवों ने बसाया था। इंद्रप्रस्थ जो इसकी राजधानी है, वही इंद्रप्रस्थ है जो पांडवों के द्वारा क्या किया गया था? बसाया गया था, ठीक है। पांचाल की राजधानी होगी अहिछत्र। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर या विराटनगरी। मत्स्य की राजधानी है आपकी विराटनगर या विराटनगरी। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। अश्मक की राजधानी है पौतन। सॉरी भाई, यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे भाई। एक सेकेंड। अवंती की राजधानी है उज्जैन या माहिष्मती। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और काम्बोज की राजधानी है राजपुर। और तक्षशिला के बारे में एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि तक्षशिला की जो स्थापना थी या जो तक्षशिला बसाया था, वो राम के छोटे भाई भरत ने बसाया था। तक्षशिला की जो नगर बसाने की बात कही जाती है, वो किसने बसाया था? राम के भाई भरत ने। किसने? भरत ने, ठीक है। ये 16 के 16 महाजनपद हैं, और 16 के 16 महाजनपद की हम लोग क्या कर चुके हैं? राजधानी लिख चुके हैं, और अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। मल की राजधानी कुशीनगर है, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की शक्तिनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की अहिछत्र, मत्स्य विराटनगरी, ठीक है। इसी प्रकार आप 16 के 16 राजधानी याद कर लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं।
चलिए, हो गया होगा यहां तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मगध की। अपना पेन वापस रख लीजिए आप लोग, अब सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। बृहद्रथ वंश, मगध की बात कर रहे हैं, और मगध पर काफी महत्वपूर्ण वंशों ने या राजवंशों ने क्या किया, शासन किया। तो अब उन्हीं राजवंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था आपका बृहद्रथ राजवंश। दूसरा राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद नाग वंश, नाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और ये सभी के सभी वंश अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना भारतीय इतिहास में। बृहद्रथ राजवंश की अगर हम चर्चा करें तो बृहद्रथ राजवंश इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था मतलब कि इसकी टाइमिंग वगैरह भी अज्ञात है बृहद्रथ राजवंश की। और बृहद्रथ राजवंश के बारे में या जो उनका शासक थे उसके केवल 2 ही शासकों के बारे में चर्चा की जाती है। पहले का नाम जरासंध है और दूसरे का नाम रिपुजन्य। जरासंध का जिक्र भी आप लोगों को भगवत गीता में देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए उसके जिक्र की थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है या उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता लग जाता है। रिपुजन्य के बारे में सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक था। ज्यादा कुछ चर्चा नहीं बचती है इस वंश के बारे में, लेकिन जो भी 1-2 पॉइंट फैक्ट है या जो भी 1-2 पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु बनता है आपका एग्जाम नजरिए से, तो वो मैं आप लोगों को करा दूंगी अभी तुरंत। अब इसके बाद बात करेंगे हम हर्यक वंश की। किसकी बात करेंगे? हर्यक वंश की। और हर्यक वंश का जो मूल संस्थापक या वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है आपका बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो स्थापना की बात की जाए तो हर्यक वंश की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? भट्टिय ने की थी। लेकिन भट्टिय के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ज्यादा साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। और बिंबिसार के पिता के नाम के बारे में भी कोई खास उल्लेख या कोई खास साक्ष्य नहीं प्राप्त है या कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त है। इसी कारणवश बिंबिसार को हर्यक वंश का मूल या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके, तो पहले आप यहां तक का नोट करेंगे हम, उसके बाद बिंबिसार के बारे में चर्चा करेंगे। बड़े प्यार से बड़े अच्छे से सभी के बारे में चर्चा करते हुए जा रहे हैं हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। बार बार आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो भी आप लोगों को काफी सारे फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बृहद्रथ वंश या बृहद्रथ राजवंश। चलिए ठीक है भाई, हेडिंग लगाएंगे हम लोग सबसे पहले बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश। अरे बृहद्रथ राजवंश और बृहद्रथ राजवंश का जो समय काल है वो अज्ञात माना गया है। कोई खास महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है इसके टाइमिंग काल के बारे में, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? बृहद्रथ राजवंश की जो टाइमिंग है, टाइम पीरियड है उसके शासन करने का, उसको अज्ञात माना गया है। बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पहला पॉइंट यही लिखिए, बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक भी कौन था? बृहद्रथ ही था। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए कि बृहद्रथ संतानहीन था।
कौन था? संतानहीन था। लेकिन यहीं पर नोट करके ऐड कीजिए कि एक राक्षसी के वरदान, लेकिन बृहद्रथ को जरा नामक राक्षसी के वरदान से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसी पुत्र का नाम क्या था? जरासंध था। इसी पुत्र का नाम क्या था? जरासंध था। तो यहीं पर ऐड कर लीजिए आप लोग। जरा नामक राक्षसी के वरदान से पुत्र प्राप्त हुआ। का पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था? अभी बताया भैया आप लोगों को, जिसका नाम जरासंध था। ठीक है, इसका नाम जरासंध था। ठीक है, चलिए यहीं पर और ऐड कर लेते हैं। यही जरासंध नेक्स्ट पॉइंट लिखे कि, या ऐसे लिखे कि जरासंध का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। और इसी के साथ साथ जरासंध की जो मृत्यु थी वो किस कारण हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी पांडुपुत्र भीम के साथ मल्ल युद्ध करते हुए। कौन सा युद्ध करते हुए? मल्ल युद्ध करते हुए क्या हुआ था? इसकी मृत्यु हो गई थी। और लास्ट कौन बचा? लास्ट बचा रिपुजन्य। और रिपुजन्य के बारे में केवल आप लोग एक ही फैक्ट याद रखेंगे कि रिपुजन्य बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ वंश का कौन था? ये अंतिम शासक था। कौन? रिपुजन्य। तो भाई यहां तक नोट कीजिए अच्छे से, और सभी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से अब पहले हम चर्चा करेंगे हर्यक वंश के बारे में। रिपुजन्य के बारे में पता चला कि रिपुजन्य बृहद्रथ वंश का या बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक था। और रिपुजन्य की जो मृत्यु हुई थी वो इसी के सामंत भटिये ने की थी। रिपुजन्य की मृत्यु इसी के सामंत भटिये ने की थी। और भटिये ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी, जिसकी टाइमिंग है आपकी 1545 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा आपका, वो रहा 545 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन सबसे हर्यक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासकों की जब चर्चा होती है तो बिंदुसार से स्टार्ट करते हैं, और बिंबिसार से स्टार्ट करते हैं, और बिंबिसार को ही
हर्यक वंश का मूल या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का उपासक था। बिंबिसार मगध पर शासन करने वाला एक ऐसा शासक था जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन था। बिंदुसार ने एक नई प्रथा चलाई थी, विवाह प्रथा। बिंबिसार का मानना था कि विवाह करो और अपने राज्य को क्या करो, सुरक्षित रखो। बिंबिसार के बारे में उल्लेख मिलता है या चर्चा की जाती है कि बिंबिसार ने लगभग 500 विवाह किए थे और नए 80,000 गांव बसाए थे। बिंबिसार ने जो सर्वप्रथम विवाह किया था वो उत्तर दिशा में चेलना से किया था। लिच्छवी वंश की राजधानी चेलना से किया था। चेटक की बहन थी, लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन चेलना से उत्तर दिशा में सर्वप्रथम क्या किया था, इसने विवाह किया था। उसके बाद उत्तर का क्षेत्रफल क्या हो गया, सुरक्षित हो गया और इसको चेलना से शादी करने के कारण क्या मिला था, कुछ हिस्सा दहेज में मिला था। इसी प्रकार फिर इन्होंने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, जिसके भाई का नाम परसेनजीत था, यानी कि कौशल के शासक परसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया और परसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में काशी दिया। दहेज में क्या दिया, काशी दिया। जो इसकी पहली पत्नी थी, जो इसने प्रथम विवाह किया था चेलना से बिंबिसार को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें से पहले का नाम था हेल और दूसरे का नाम था बेहल। पहले का नाम हेल था और दूसरे का नाम बेहल था। उत्तर पूर्व और पश्चिम में 3 तरफ से इसने क्या किया था, विवाह संबंध बनाए थे। लेकिन जो नीचे की साइड यानी कि दक्षिण वाला भाग था, इसमें इसने मैत्री के संबंध स्थापित किए थे। अब मैत्री का संबंध कैसे स्थापित किया इसने, मैत्री का संबंध इस तरीके से स्थापित किया क्योंकि जो अवंती का शासक था प्रद्योत, उसको क्या हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब ये बात घूम फिरते कहां गई, बिंबिसार के पास गई। तो बिंबिसार ने तुरंत अपना राजवैद्य जिसका नाम जीवक था, उसको कहां पर भेजा, अवंती के राजा प्रद्योत के दरबार में भेजा। अब जो राजा प्रद्योत थे उसके बाद बहुत परेशान थे क्योंकि राजा की हालत दिन ब दिन क्या गई थी, बिगड़ती हुई जा रही थी। लेकिन जीवक के उपचार से वो राजा ठीक हो गया। जब राजा ठीक हो गया प्रद्योत, तो उसने पूछा आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। उन्होंने कहा मैं बिंबिसार का राजवैद्य जीवक हूं और उन्होंने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। ये सुनकर प्रद्योत खुश हुआ और उसने मगध के शासक बिंबिसार के साथ मैत्री का संबंध स्थापित किया। यानी कि सही भाषा में या सिंपल भाषा में समझे तो बिंबिसार का मेन सिंपल सा मुद्दा था एक, कि चारों तरफ भाईचारा बना के रखो और अपने राज्य को सुरक्षित रखो। इतने से मगध को उसने भाईचारे और प्रेम संबंध बनाकर इतना बड़ा किया और यही कारण था कि 500 विवाह करने के साथ साथ उसने नए 80,000 गांव भी बसाए। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन और उदयन का पुत्र हुआ नागदशक। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं क्यों की जाती हैं, क्योंकि ये चारों के चारों वो शासक हैं जिन्होंने बिंबिसार से नीचे के जो 3 शासक हैं, ये ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया। प्रथम पितृहंता शासक अजातशत्रु माना जाता है, द्वितीय उदयन माना जाता है और तृतीय नागदशक माना जाता है। ठीक है। बिंबिसार के और भी पुत्र थे, जैसे मैंने 2 के बारे में पहले ही चर्चा की। पहले का नाम हेल था और दूसरे का नाम बेहल था। लेकिन उनकी माता की मृत्यु के बाद वो दोनों अपने नाना के पास वापस चले गए थे, यानी कि लिच्छवी राज्य वापस लौट गए थे। तो इसीलिए उनसे वहां से फिर उन्हें कोई चर्चा या कोई संपत्ति वापस नहीं मिली थी। अजातशत्रु अपने आप में शक्तिशाली था, काफी शक्तिशाली था, तो इसीलिए क्या हो गया, फिर सारा राज्य उसी के हाथों चला गया। यहां तक समझ में आया भाई अच्छे से? चलिए
अब नोट करने की बारी है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए हर्यक वंश। हर्यक वंश और इनके संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है भट्टिय, और हर्यक वंश की टाइमिंग है आपकी 545 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है भाई, लेकिन इनके बाद कोई चर्चा नहीं होती। और उसके बाद मूल संस्थापक, मूल या वास्तविक संस्थापक कौन था या कौन थे, तो कौन है, बिंबिसार। बिंबिसार। और अब हम चर्चा करेंगे बिंबिसार के बारे में ही, तो मैं पॉइंट लगाइए आप लोग बिंबिसार। अब हम लोग चर्चा करेंगे बिंबिसार के बारे में। ठीक है भाई, बिंबिसार के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के साथ साथ बिंबिसार के बारे में काफी सारे क्या लिखेंगे, पॉइंट भी लिखेंगे। बिंबिसार में पहला पॉइंट लिखिए कि इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। दूसरा लिखिए कि विवाह विस्तार, विवाह विस्तार प्रथा चलाई, प्रथा व राज्य को बढ़ाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए कि इसके राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए अच्छे से। हो गया भाई यहां तक नोट? ठीक है, इसके बाद की चर्चा कल के क्लास में करेंगे हम। और उम्मीद करती हूं कि जितना आज कुछ आप लोगों को कराया आपने अच्छे से समझा होगा, और बाकी सभी चीजों को भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों को सिर्फ इतना ही कराना है, बाकी मैं कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बाय। अब बाय, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, चलते हैं।